मकान ही सूख गया तो क्या पेड़ नहीं सूखेंगे। खैर हटाओ भी राजूदा, मद्दा से कहो ना चाय जल्दी लाए। बसंती दोनों पैर पलंग पर ही उठाकर बड़े आराम से बैठ गई। हाँ जी, तुम दोनों ने तो शरणार्थियों की तरह अपनी पुरानी जायदाद का ही रोना शुरू कर दिया है। न हो सालीजू, अब कुछ तार बदलो। जेब से सिगरेट निकालकर धड़ीधर ने राजू की ओर बढ़ाया। यार, जब होते थे तुम्हारे ओचर्ड में बमगोले से आड़ू तब तो हम थे नहीं। अब कुछ चाय वाय पिलाओगे या बमगोलों की ही महिमा गाए जाओगे। मद्दा एक ऊंचे से चांदी के पात्र में तिब्बती हरी चाय बनाकर ले आई। मक्खन, नमक और हरी चाय के विचित्र सम्मिश्रण को बकरी के दूध से गाढ़ा कर मद्दा ने छोटे छोटे ताम्र कलशों में डालकर सबको थमा दिया। एक अपरिचित सुगंध से कमरा भर गया। क्या है यारिया? धरणीधर ने अरुष से नाक चढ़ाकर पूछा। चखकर देखो, अभी सारी थकान दूर हो जाएगी। यह तिब्बती चाय नहीं, मद्दा की बनाई अमृत की घूंट है। बड़ी चेष्टा से अहिल्या ने भी एक घूंट ली और घूंट के गले के नीचे उतरते ही एक अद्भुत स्फूर्त से शरीर हल्का हो गया। मद्दा, बच्चे कहाँ गए सब? यहीं बुला दे। अम्मा के चिड़चिड़ी तीखी आवाज से सब चौंक उठे। बुला ला सबको, सुना नहीं क्या कहा मैंने? हाथ की चाय को खत्म कर बासंती ने ही अम्मा की पुकार को शांत किया। आ रहे हैं अम्मा, चाय पी रहे हैं सब। नहीं, चाय यहीं पी लेना। चिड़चिड़ी रूठी आवाज में अम्मा फिर भी चीखती ही रही। राजू उठकर बोला, चल ना बसली, मैं तो चाय वहीं पी लूंगा। मेरे लिए इसमें और बनाकर तू वहीं ले आना। पीछे पीछे बसंती, अहिल्या और धरणीधर भी कमरे में पहुंचे तो अम्मा अपने पहाड़ी रुलमे को सिर से लपेटकर बैठी बड़बड़ा रही थी। कुछ देर पहले उनके कल्पना के ताने बाने को उलझाकर जो बसंती चली गई, उसके लिए उसने बसंती को अभी भी क्षमा नहीं किया था। कहती है राजू की शादी नहीं हुई, बस शादी इसी एक की हो सकती है और किसी की नहीं। कहना चाहती है कि अम्मा पागल है। मैं पागल हूँ क्या? आंखों में उन्माद की लाली उभर आई थी। पतले नथने क्रोध से फड़फड़ाने लगी थी। राजू ने हंसकर बड़े लाड से अपना ताम्रकलश दादी के मुंह के पास ले जाकर कहा, अम्मा पीकर तो देखो कैसी बढ़िया बनी है। और मनाई गई रूठी बालिका की भांति अम्मा फिक से हंस पड़ी। एक क्षण में ही किसी कुशल बहुरूपियों ने जैसे अपना रूप बदल दिया। देखो जवेजू, छोकरे ने मेरे होठ ही जला दिए। क्या करूं, सब नौकर चाकर मुँह मेला देखने अल्मोड़ा चले गए। बसली के नाना भी शिकार को चल दिए, नहीं तो तुम्हें बिनसर घुमाते फिरते। एक लंबी सांस खींचकर अम्मा फिर चुप हो गई। विस्मृत वैभव के युग की झांकी उनके स्मृत पटल पर अभी भी वास्तविक रूप से उभर रही थी। ऐसा वैसा है क्या हमारा विंसर? वारामंडल का सितार कहते हैं इसे बसली के नाना। कुमायूं का कमिश्नर नहीं तो यहीं हर गर्मी में अपनी कमिश्नरी भार झोंकने लाता। वर्षों पूर्व विंसर ही कुमायूं के कमिश्नर का समर सीट था। धूल गर्द के अंबार से लदी अम्मा की हवेली ही तो अब उस युग का एकमात्र स्मृति चिन्ह बची थी। बसली, अम्मा फिर गर्जी। हाँ माँ, कल बहुरानी को काल विष्ट इष्ट की पूजा को ले जाना, समझी? बसंती एक अजीब चुप्पी से घिरी बैठी रही। घृत जोत की 4-5 बत्तियां बुझ गई थी। धीमे से प्रकाश में अम्मा के कल्पना जगत की बहुरानी बाहर भाग जाने को व्याकुल हो उठी। लली, खाना क्या बनेगा? थोड़ी सी गुच्छी की सब्जी बनाकर तो मैंने रख दी है। मद्दा एक विचित्र से द्वार को खोलकर न जाने कहां से प्रकट हो गई। कुछ नहीं बनेगा मद्दा, हमारे साथ पूड़ियां धरी हैं, पर कल सुबह हमें तड़के ही आश्रम जाना है। चाय तुम्हें भोर उठते ही बना देनी होगी। मैं चलूं अम्मा? खाना गर्म कर वहीं कमरे में खा लेंगे। नहीं, आर्मी कमांडर सा कमांड देकर अम्मा तनकर बैठ गई। खाना हाल में ही लगेगा। सुनती है मद्दा, डिनर सेट लगेगा। सेलर से सरकार का बढ़िया शैंपेन निकाल ले गुच्छा। झन से अम्मा ने चांदी के गुच्छे को झंझनाकर पटक दिया। इब्राहिम खान सामे को डाक बंगले से बुलवाकर डरकी बनवा ली। डैनियल साहब के खाननामे से स्वीट पुडिंग बनवा लेना और मुर्गी के चूजों को सूप के लिए अभी से चढ़ा दे। मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, जाओ तुम सब। और फिर अपने थुलमे को कफनी से लपेटकर अम्मा ने कछुए की भांति गर्दन भीतर कर ली। अम्मा को कंबल में डुबकी मारते देख बसंती चुपचाप खिसक गई और धीमे धीमे पांव रखती अहिल्या ने भी उसका अनुसरण किया। बाप रे बाप, आज लगता है अम्मा हाल में डिनर खिलाकर ही मानेंगी। बसंती हंसकर बोली। क्यों मद्दा, क्या हाल की चाबी है इन गुच्छों में? खोलना जरा। अहिल्या, हमारे नाना जी की राजपूत शैली के कुछ अनुपम चित्रों का कलेक्शन उसी हाल में पड़ा है, देखेंगे आप? उसने अपनी गर्दन को एक झटका देकर धरणीधर से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इधर पेट भी कुछ विभिन्न शैली के चित्र मांग रहा है। राजू न जाने किधर खिसक गया था।
बसंती गुच्छा लेकर फिर उनको एक सकरी सुरंग सी गली में ले चली। कैसा भूल भुलैया महल था, बाप रे बाप। मन ही मन सोचती अहल्या अंधेरे में कभी जीजा से और कभी बसंती से टकराती बढ़ी जा रही थी। बहुत दिनों से न खोले जाने वाले कमरों में जो सीलन की तीव्र गंध भर जाती है, वह द्वार खुलते ही ऐसे धमाके से बाहर निकली कि अहल्या ने नाक से रुमाल लगा लिया। बाप रे बाप, एकदम क्लोरोफार्म सुंघा दिया तुम्हारी बसंती ने साली साहब। किंतु बसंती बिना एक शब्द कहे भीतर बढ़ गई। चट चट कर उसने कई जोड़ा खिड़कियां खोल दी। मकड़ी के तानों बानों से जाल वातायन के आए झोंके से सहसा कांप उठे और कई मकड़ियां त्रस्त होकर सर सर ऊपर चढ़ गईं। एक लंबी मेज पूरे कमरे की लंबाई घेरकर मुर्दा सी पड़ी थी। दीवारों पर टंगे विभिन्न राग रंगनियों के चित्रों पर ममता से हाथ फेरती बसंती की आंखें गीली हो आई। देखिए कितनी बढ़िया तस्वीरें हैं। यह जो तीसरा चित्र है, इसे नाना जी किशनगढ़ से खरीद कर लाए थे। कैसा लगा? धरणीधर को उसकी चित्र प्रदर्शनी में कुछ विशेष रस नहीं आ रहा था। हम क्या जाने भाई, झुझलाहट से उसने कहा। हमने तो मुर्दों की ही चीड़फाड़ की है, चित्रों की नहीं। छी, न जाने क्या है आप तो। यह देखिए नाना जी के मारे शिकारों की टोफी। दीवारों पर बड़े बड़े सिंघों वाले 12 सिंघे, शेर और अर्ना भैंसों के सिर टंगे थी, जिनके कांच की निर्जीव आंखों पर धूल की कई परतें जमी थी। उस विचित्र कमरे में गत यौवन की कल्पना करती अहल्या खिड़की के पास पड़ी एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। चारों ओर से खुली खिड़कियों से आती ठंडी हवा के झोंके उसे बड़े भले लग रहे थे। अन्य कमरों की बंद घुटन और घटाटोप अंधकार के पश्चात वह खुला खुला कमरा उसे एकदम ही ताजे गुलदस्ते सा लगा। आज हम यहीं क्यों न सोएं बसंती, कितनी प्यारी प्यारी हवा है। खिड़की के जंगले से हाथ बढ़ाकर उसने जंगलों पर लिपटी बेल की कपूर बत्ती तोड़कर बालों में लगा ली। हाय राम, यहाँ कैसे सोएंगी भला? कितने सालों से इस कमरे की सफाई नहीं हुई। चल अब खाना खा लें। यहाँ बिजली भी तो नहीं है, उस पर मिट्टी का तेल भी शायद सहज में नहीं मिलता। पता नहीं राजूदा कहाँ चल दिए, उन्हें भी ढूंढ कर लाना होगा। बसंती स्वयं ही घूम घूम कर खुली खिड़कियां बंद करती जा रही थी। जाएंगे कहाँ तुम्हारे राजूदा, उनकी तो 5 उंगलियां घी में हैं, है ना साली जीव? धरणीधर अहल्या के कान ही के पास झुककर फुसफुसाया। मतलब? बसंती कुछ कुछ समझ गई थी, पर एकदम ही भोली बनकर पूछ ही बैठी। मतलब क्या? रंग लगे न फिटकरी माल चोखा। तुम्हारी अम्मा क्या कम डिप्लोमेट हैं? चट मंगनी पट ब्याह रचा दिया और उस पर हमारी साली साहिबा ऐसा शर्माने लगी जैसे सचमुच ही नई बहू हूँ। और फिर अपने सरल हाथ से धरणीधर ने हाल की धरड़ी कपा दी। अहल्या का चेहरा लाल पड़ गया। अच्छा हुआ राजू वहां पर नहीं था। छी, ऐसा भी क्या मजाक? जीजा भी तो हुआ तो क्या हो गया? परिचय तो सामान्य ही था। बसंती ने भांप ही लिया कि उसके पति का मजाक उसकी मेम सी बहन को अच्छा नहीं लगा। छी, इनकी बातों का ख्याल मत करना, जो मुंह में आया बकते रहते हैं। चल हम भीतर चलें। लीजिए यह रही चाबी, अच्छी तरह दरवाजे बंद कर दीजिएगा, कुछ काम आपको भी करना चाहिए। चाबी का गुच्छा पटक कर वह अहल्या को खींचती बाहर चली गई। जिस कमरे में पलंग लगा था वहीं पर खाने का प्रबंध कर मद्दा पास की दुकान से दही लाने चली गई थी। पहले इन्हीं बच्चों के ननिहाल लाने पर उन्हें कैसे कैसे व्यंजन खाने का अभ्यास था। आज मालकिन ठीक होती तो उन्हें साथ में लाई पूड़ियों का बासा थोड़े ही खाने को मिलता। न जाने कहां से वह अचार चटनी भी जुटा लाई थी। राजू कहीं से 2-3 तीतर मार लाया था। उन्हीं को आग में बड़े उत्साह से भून भून कर मद्दा ने चांदी की तस्तरियां लगा दी। खा पीकर सब बैठे ही थे कि मद्दा बड़ी सी दहकती अंगीठी में बाज के सूखे फूल ले आई। अम्मा क्या सो गई मंदा? बसंती ने फुसफुसा कर पूछा। हाँ और क्या, खुराक चढ़ा ली। फिर अब कल 10 बजे तक कहाँ जग पाएंगी? एक लंबी सांस खींचकर मंदा चिमटे से ठूठ के अंगारे को उकेलने लगी। कितनी कोशिश कर दी लली, पर मुंह से लगी निगोड़ी कहीं छूटती है। उसने आमा का जिस खुराक की ओर संकेत किया था उसको समझकर बसंती पति के सामने कट कर रह गई। अम्मा को असल में एक तिब्बती नौकरानी ने अफीम की लत डाल दी। कुछ माफी मांगने के से स्वर में बसंती ने कहा और समर्थन के लिए अपनी डरती आंखें राजू की ओर फेरी, पर वह बिना कुछ कहे ही हाथ धोने के लिए उठ गया। अम्मा के विचित्र खर्राटे दीवारों को भेद कर उन तक पहुंच रहे थे। कुछ देर तक बातें करते करते बसंती ने देखा कि अहिल्या का हुंकारा स्वयं ही बंद हो गया था। कैसी आश्चर्यजनक नींद थी अहिल्या की। बोलते बोलते ही ऐसे सो जाना तो बसंती ने उसका ही देखा था।
अखरोट की लकड़ी के नक्काशीदार फायर स्क्रीन से उसकी पति की पुष्ट बांह की झलक अस्पष्ट से दिख रही थी और बार बार उस अस्पष्ट झलक की पुलक उसके मन प्राण को उथला दे रही थी। नए पति से एक रात की बिछो भी असह्य हो उठना बचपना नहीं तो और क्या था। वह देख रही थी कि उसका पति भी नई बहू और अपने बीच के साधारण व्यवधान की व्यथा से व्यथित हो बेचैन करवटे बदल रहा था। कैसा आश्चर्यजनक संबंध होता है पति पत्नी का, जो 4 दिन पहले एक दूसरे से नितांत अपरिचित थी, जिन्होंने सपने में भी एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, वे ही अग्नि को साक्षी बनाते ही एक मन प्राण हो उठे थे। कई बार बसंती के जी में आ रहा था कि वह दबे पैरों जाकर पति के पास लेट जाए, फिर गहन अंधकार में उसका कल्पित दुस्साहस उसके कपोलों को गुलाबी कर दे रहा था। छी छी, इधर अहिल्या लेटी थी और उधर राजूदा। ऐसी बेशर्मी भला क्या की जा सकती है। फिर वह चाहे जाकर पति के पास में सांस खींचकर लेटी रहे, धरड़ी धर क्या सांस खींचे लेटा रहेगा। बसंती को पाते हुए उसकी सांस लोहार की धोकनी से चलने लगती थी और उताले प्रणय पति के नाना प्रणय मधुर प्रसंगों का स्मरण करती बसंती भी सो गई। आंखें लगी ही थी कि पास के वन द्रुमों पर भोर की पहाड़ी चिड़ैया चहकने लगी। वह उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। कैसे मीठे मीठे बोल होते हैं इन पहाड़ी चिड़ियों की। जूहो, टिटोल, घुघती और तीतुर एक एक की परिचित पुकार की मिठास बसंती के कानों में बंसी सी बजाने लगी। उसके पश्चात से मद्दा भी जग कर आ गई थी। उन्हें चाय पिलाकर उसने साथ का थर्मस भी भर दिया था। मैं भी चलूं लल्ली? उसने बड़े उत्साह से पूछा। नहीं मद्दा, तुम यहीं बनी रहो अम्मा के पास। आश्रम तक तो बड़ी तगड़ी चढ़ाई है। हम लोग तो शाम ही को लौट आएंगे। जल्दी ही तीनों तैयार होकर घर से निकल पड़े। समतल मैदान के बीच करारी चढ़ाई सहसा उन्हें चुनौती से दी उठी। छोटी छोटी पगडंडियों पर सूखी फिसलती बाज की पत्तियों की तहसी जमी थी। तीखी तीखी पिरुल की सुनहरी सुइयां चप्पलों के इर्द गिर्द लिपटकर एड़ियों को छेदती जा रही थी और अहिल्या अपनी गुलाबी एड़ी से उन्हें निकालती बारंबार पिछड़ जा रही थी। ऐसी करारी चढ़ाई से उसका कोई पूर्व परिचय नहीं था। कहीं कहीं पर मार्ग पेड़ों की गहन पंक्ति से एकदम ही सकरा हो जाता था और कहीं कहीं प्रशस्त घाटी के बीच घूमती बलखाती नटनी सी कोसी नदी किसी चतुरा नटनी के से ही मोहक अंगों को तोड़ मरोड़ से उसके चित्त को मुग्ध कर दे रही थी। कुली की पीठ पर टिन और नई करकराती दरी से बंधा बिस्तर लाद कर 2 पहाड़ी सिपाही शायद छुट्टियों में घर जा रहे थे। उनमें से एक लाल लाल रत्ती जड़ी दुनाली पहाड़ी मुरली के रंध्रों में अपने क्लांत श्वास के करुण स्वर भर अनोखी पहाड़ी स्वर लहरी से जंगली ओर छोर गुजार रहा था। उसकी बंसी के स्वर में बिछोह की कैसी करुण व्यथा थी और संभावित मिलन बेला का कैसा मादक उल्लास था। उन्हें देखकर उसने मुरली बंद कर दी और जेब में डाल ली और बीड़ी सुलगाकर फूंकने लगा। दोनों ही पास की एक पगडंडी से नीचे उतर गए तो अहिल्या ने देखा कि बसंती और धनुर्धर उसे देखकर हंस रहे हैं। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।